अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग जो देखेंगे वो चैप्टर नंबर 5 है हमारी बुक का। लेकिन आप लोगों ने बुक जो है वो निकाल ली होगी। बुक का नाम है पीटर नॉर्टन की ये बुक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और मैकग्रो हिल जो है वो उसके पब्लिशर हैं। सारी डिटेल नीचे लिखी हुई है और बुक के टाइटल पर भी लिखा हुआ होता है। इसके हर स्लाइड के तकरीबन टाइटल पर भी लिखा होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, बाय पीटर नॉर्टन। पीटर नॉर्टन ने क्या है इसको लिखा है। अच्छा, आज हमारा जो है ना चैप्टर 5 है, ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज द डाटा? एनीवन एल्स नो अबाउट द डाटा एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? हाउ मच डू यू नो? यू कैन एक्सप्लेन। जो आता है वो बता दें, आपको इशू नहीं है इसमें, गलत ही बता दें। व्हाट इज द डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? नहीं आता किसी को? डाटा जो है ना वो हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है, डाटा जो है ना रॉ फॉर्म में होता है। अगर मैं बात करूं डाटा की, तो आप सबके जो नाम है ना वो क्या है? डाटा है। ठीक है, आपके घर का आप सबके घर के एड्रेस क्या है? वो डाटा है। ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना इज समथिंग मीनिंगफुल। ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपको मीनिंग दे रही होगी। वो क्या मीनिंग है? जस्ट सपोज मैं अगर बात करूं कोई एक स्टूडेंट की, अगर मैं उससे कहूं कि भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप जब किसी की इंफॉर्मेशन बता रहे होगे तो क्या बताओगे? कि इसका नाम मुबशिर यूसुफ है, इसकी इसका फोन नंबर ये है, ये यहाँ पर रहता है और ये जो है वो यहाँ का स्टूडेंट है या यहाँ पे टीचर। अब ये इतनी सारी चीजें आ गई। अब ये अलग अलग क्या था? डिफरेंट डाटा से मिलके आपने क्या किया? इंफॉर्मेशन। इट्स सेल्फ इंडिविजुअली मेरा नाम सिर्फ क्या है? जस्ट अ डाटा। ठीक है, रॉ है। काफी सारे डाटा से मिलके क्या बनती है आपकी? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ना, तो वो क्या होती है? वो एक कंप्लीट फॉर्म में होती है। ठीक है, जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही होती है, मीनिंगफुल फॉर्म में होती है। डाटा की कोई मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? हम डाटा और इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि हम वापस हम डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। तो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो वो डाटा अपने पास रखते हैं। वो डाटा किस तरह से रखते हैं? 1001 की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा, हम लोग नंबर सिस्टम देख चुके हैं। हम मैनर ऑफ काउंटिंग सेवरल डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट। क्या कोई मेरी हेल्प करेगा कि ये इसका क्या मतलब है सेवरल डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट? हम ये देख चुके हैं, काफी टाइम लगा हमने इसके ऊपर। किसी को भी याद नहीं है नंबर सिस्टम? डिफरेंस हमारे पास जो है नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है यूज्ड बाय ह्यूमन टू काउंट कंटेंट्स 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स कंबाइंड टू मेक लार्जर नंबर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग ये पहले इसके ऊपर काम कर चुके हैं कि हम लोग को बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन हो रहा होता है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि हम लोग जो है वो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन हम कर चुके हैं। अब ये एक बहुत छोटी सी एक तस्वीर इसमें बता रहा है कि हाउ कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डाटा। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये बात कर चुके हैं कि हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो 0 एंड 1 की फॉर्म को सिर्फ समझता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो लेकिन हम मूवमेंट जो है वो डेसिमल समझते हैं। तो वो ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, यहाँ पे जो है ये जो है, ठीक है, ये बाइनरी है और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो है ना वो ह्यूमन लैंग्वेज में ऐसे होती है। यानी कि अगर हम आस्की कोड के अंदर इसको एक स्टैंडर्ड कोड दे देंगे ये वाला नंबर, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा एम में। अगर हम इसको ये वाला नंबर देंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा? ये ई है। अगर हम इसको ये वाला नंबर दे देंगे तो क्या समझेगा? डब्ल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है? ये बाइनरी है और ये हमारे पास कौन सा है? डेसिमल है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं कि इसमें 10 नंबर होते हैं टोटल, 0 to 9। और ये इसमें डिजिट्स बता रहा है, ये इसकी बेस होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो उसको 10 पे लेके चल रहा है। फिर ये हमने कन्वर्जन भी देख लिया था। ठीक है, क्योंकि हम इस पर कन्वर्जन पे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं।
ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज बाय कंप्यूटर टू काउंट टू डिस्टिंक्ट डिजिट 0 एंड 1, 1 एंड 0 कंबाइन टू मेक नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये हम बात कर चुके हैं बेस 10 और बेस 2। तो बेस 2 किस में होता है हमारे पास? बेस 2 किस में था हमारे पास? कौन कह रहा है? गलत बोलो लेकिन जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से। हाँ, बाइनरी नंबर में हमारे पास बेस 2 था। ठीक है, और हमारे पास जो बेस 10 था वो कौन सा था? डेसिमल में था। ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक इसने आसान सी एग्जांपल दी है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को समझाई थी, जब हम लोग उसमें बाइनरी और डेसिमल पे कन्वर्जन कर रहे थे। तो बिट्स एंड बाइट्स का मैंने डिफरेंस बताया था आपको। ठीक है, बाइनरी नंबर्स आर मेड ऑफ बिट्स। ठीक है, जो भी बाइनरी नंबर्स हैं हमारे पास वो किससे बन रहे होते हैं? बिट्स से बन रहे होते हैं। और एक बिट एट अ टाइम या तो ऑन होगी या तो वो ऑफ होती है। ठीक है, तो वो एक बिट या तो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। बिट रिप्रेजेंट स्विच, मैंने जैसे बताया था कि वो ऑन ऑफ भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकती है, और आपके पास क्या हो सकती है? 1 एंड 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने? अच्छा, बाइट्स रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर। ये भी मैं बता चुका हूँ कि हमें जो कैरेक्टर नजर आता है, ये जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, बी, बी जो है ना वो एक सिंगल कैरेक्टर है। तो एक सिंगल कैरेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 8 बिट्स चाहिए। और 8 बिट्स जो है वो हमारे पास कितनी क्या बनाती हैं? एक बाइट। ठीक है, कन्वर्जन याद है ना कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स जो है वो हमारे पास एक कैरेक्टर बनाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है। ठीक है, ये देखें टोटल जो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना, क्या देखना था? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ करेक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारे पास कितने? ये देखें, BINARY, और जो स्पेस है इटसेल्फ, ये भी एक करेक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो कंप्यूटर उसको भी एज अ करेक्टर ले रहा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हुए हमारे पास? अगर हम यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करते हैं तो टोटल कितने हो गए? 31। ठीक है, 31 करेक्टर। तो एक करेक्टर हमारा जो है वो उसमें कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो बहुत आसान सी बात है कि आप क्या करें, 30 में कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, क्या होगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है? एक बिट के अंदर कितने वो होते हैं? 8 जरब 8 मल्टीप्लाई 31, तो कितने हो गए? 248। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए हमारे पास? 248 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करते हैं तो आपके पास जो है वो 31 बाइट्स आ गया। ठीक है, तो ये जो पूरी जो ये वाली लाइन है, ये जो स्टोर होगी तो कितने पे होगी? अगर हम बाइट्स में बात करेंगे तो 31 बाइट्स, और अगर हम जो है वो उसकी बात करेंगे बिट्स की तो कितनी? 248 बिट्स यूज होंगी। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है? टेक्स्ट कोड कन्वर्ट्स लेटर इनटू बाइनरी, अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज थी हम कर चुके हैं, ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कोड नेसेसरी फॉर डेटा ट्रांसफर। स्टैंडर्ड कोड चाहिए आपको फॉर व्हाट? फॉर डेटा ट्रांसफर। यानी कि जब मैं किसी से, अब मैं एक स्टैंडर्ड, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक स्टैंडर्ड में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपसे, मुझे पता है कि आप सब लोगों को यहाँ 2 लैंग्वेज जो समझ में आती है क्योंकि हम रीजन में जिसमें है, एक है हमारे पास उर्दू और एक है हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है बात करने का कि क्योंकि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको सुन के समझ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहा है कि जब हम कंप्यूटर को कोई चीज समझाते हैं तो कंप्यूटर के पास भी एक स्टैंडर्ड होता है समझने का। क्यों? क्योंकि जब कंप्यूटर किसी और दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा तो वो उसी स्टैंडर्ड में समझेगा। तो उसको समझने के लिए क्या है कि हमने करेक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन शो की है थ्रू आस्की कोड। ठीक है, तो आस्की क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर करेक्टर इनिशिएशन करके कुछ है, डबल आई जो है इसका। ठीक है, तो बेसिकली करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, अमेरिकन इंग्लिश सिंबल्स। ठीक है, वालेकुम सलाम। अब एक्सटेंडेड आस्की, फिर उसके ग्राफिक्स एंड अदर सिंबल्स यूनिकोड ऑल लैंग्वेजेस ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो अब सुनिएगा, पहला है हमारे पास आस्की कोड जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या थे?
करेक्टर थे इंग्लिश के सिंबल्स। दूसरा था हमारे पास एक्सटेंडेड आस्की। एक्सटेंडेड आस्की के अंदर ग्राफिक्स एंड अदर सिंबल्स भी आ गए। और आखिर वाला यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं उस सब के जो करेक्टर्स हैं उनकी रिकग्निशन मौजूद है। यानी कि अगर आप इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर लिखता हूँ उर्दू में अपना नाम या मीम लिखता हूँ तो वो मीम की जो बाइनरी कन्वर्जन है वो भी इसके पास कंप्यूटर के पास स्टोर है, अगर वो यूनिकोड सिस्टम को समझता है तो। ठीक है, अगर नहीं समझता तो नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक आस्की कोड का चार्ट है। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो गौर से देख लें। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो हम इसको ABCD से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ सब यहाँ क्लियर है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई मेरी हेल्प करेगा स्टूडेंट अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो। सबसे पहली चीज तो मुझे बताएं कि ये बिट्स कितनी है, कितनी है? 8 बिट्स है हमारे पास। ठीक है, वो बिट्स में लिखा हुआ है, वो बाइनरी में लिखा हुआ है, वो डेसिमल में लिखा हुआ है और ये कैरेक्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ए को मुझे कंप्यूटर में अगर मैं ए टाइप करूंगा तो कंप्यूटर उसको अपने पास किस तरह से स्टोर करेगा? कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा 01000001। और अगर कंप्यूटर ने किसी और कंप्यूटर को भी समझाना होगा ना तो वो उसको बताएगा कि भाई अब आस्की कोड आने वाला है। ठीक है, अब मैं जो कोड भेज रहा हूँ दैट इज आस्की। तो बोलेगा क्या? तो वो भेजेगा आगे से 01000001। तो अगला समझेगा अच्छा ये ए है। दूसरा कंप्यूटर समझ जाएगा ह्यूमन का इन्वॉल्व नहीं है बीच में। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो है वो ये कंप्यूटर कह रहा है कि मैं एफ भेज रहा हूँ। तो बोलेगा ओके। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से 01000110 उसको सेंड करेगा तो वो समझ जाएगा कि इसने कहा है कि एफ। तो आपने यहाँ एफ लिखा, वहां एफ लिखा हुआ नजर आएगा आपको। हालांकि अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये कंप्यूटर के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग हो रही है उसमें कहीं पे एफ नहीं लिखा हुआ ना, कंप्यूटर को पता है ये एफ है। ठीक है, वो था डाटा और ये है इंफॉर्मेशन। ठीक है, 0 इटसेल्फ एक डाटा है, 1 इटसेल्फ एक डाटा। उस डाटा को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद एक इंफॉर्मेशन आई, क्या? एफ। ठीक है, यहाँ ई या डी या सी। ठीक है, डिवीजन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो पूरा एक टेबल है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ा टेबल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोशिश करेंगे एटलीस्ट आप लोग ABCD तो याद करें। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो आपके पास जो है ना वो आप इसका डेसिमल याद कर लें। ठीक है, एक रेंज है 65 टू जो आपका 65 टू 90 जो है वो आपका क्या है, 65 टू 90 तक आपका जो है ना A to Z कैपिटल में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो 97 टू 122 है वो आपका क्या है, स्मॉल कैप्स में। ठीक है, तो ये तो आप बीच वाली कन्वर्जन आप खुद कर लेंगे, वो तो हम सीख चुके हैं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई शक? ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या है, यहाँ तक तो था हमारे पास, ये वाली बातें सारी क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर जो है ना वो इस डाटा के ऊपर प्रोसेस कैसे करता है, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कह रहे होते हैं CPU। ठीक है, फिर जो कि बेसिकली हमारा क्या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप उसको ह्यूमन बॉडी में से आइडेंटिफाई करना चाहें तो आपका जो माइंड है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है डाटा के ऊपर। ठीक है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा, खैर ये इसमें क्या है हमारे पास, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मतलब ये जो हमारा दिमाग है,
सेम लाइक अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मेमोरी, वो हम आगे देखेंगे, मेमोरी भी है, स्टोरेज भी है, सब इसके अंदर मौजूद है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? बेसिकली जो कंट्रोलिंग कर रहा होता है, ठीक है, जितने भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि आप कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन सा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। कंट्रोल रिसोर्सेज इन कंप्यूटर, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट से मुराद क्या है? आपके दिमाग में इंस्ट्रक्शन सेट है कि ये डोर कैसे ओपन होगा, पता है आप लोगों को ये बात? आपके दिमाग में ये इंस्ट्रक्शन सेट है कि हाउ टू ओपन द डोर, बट अगर 2 साल का बच्चा होगा तो उसके दिमाग में, या 1 साल का कर लेते, छोटा कर लेते, 1 साल का, उसको नहीं पता होगा दरवाजा कैसे खोलना, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये इंस्ट्रक्शन सेट अभी मौजूद ही नहीं है। एक बाइक को स्टार्ट करना है, क्या तरीकेकार होगा? आपको पता है कि पहले मैंने की लगानी है, या पहले मैंने जो है उसका हैंडल लॉक खत्म करना है, की लगानी है, स्टैंड से हटाना है, फिर उसको किक से स्टार्ट करना है। ऐसा तो नहीं है कि बाइक पे आए बैठे और वो खुद ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो सम इज अ इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर इन योर माइंड, जिसको आप फॉलो कर रहे हो। तो क्या कर रहा होता है ये कंट्रोल यूनिट? इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसके थ्रू क्या कर रहा होता है, चीजों को परफॉर्म कर रहा होता है। अगर मैंने ये माउस यहाँ पे, ये देखिए, ये अगर कर्सर मैंने ये हिलाया है तो ये वैसे ही नहीं हिल गया, इसके पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है कि अगर लैपटॉप के पैड के ऊपर कुछ इनपुट आता है तो उसको किस तरह से मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, इंटरनली सारा जितना भी है इसका एक इंस्ट्रक्शन सेट है। मैं तो यहाँ माउस पे ला रहा हूँ, स्क्रीन पे तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सिंपल मैथ ऑपरेशन और रजिस्टर लगे होते हैं इसके अंदर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपके पास क्या होता है? बेसिकली ये सिंपली कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। कंप्यूटर डोंट थिंक लाइक एज अ ह्यूमन, ठीक है, लेकिन हमने उसको ऐसा कर दिया कि वो ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो उसमें हम अब क्या करते हैं, उसमें कैलकुलेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक आप लोगों ने माशाल्लाह एंटर किया है प्री इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसमें हमारे पास एक अर्थमेटिक का चैप्टर था, पूरा पढ़ा है किसी ने? बड़ा मुश्किल चैप्टर था अर्थमेटिक। अर्थमेटिक किसी ने प्री इंजीनियरिंग से किसी ने भी नहीं पढ़ा? बीएससीएस वालों ने भी नहीं पढ़ा? अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक वाला जो था ना वहाँ पर, वो पूरा एक जिसमें पूरा वो चेन चलती थी, खैर वो इंटरमीडिएट में है। तो अर्थमेटिक लॉजिक बिल्कुल वहीं से एग्जांपल लिया, जिसमें हमारे पास क्या है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये 4 हमारे पास, और एक मॉड्यूलस भी होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है, बेसिकली ये ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसके बाद जो है ना वो आपके पास क्या कर रहा होता है, न्यू इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर रहा होता है। रजिस्टर जो है ना वो हमारे प्रोसेसर के अंदर होता है, और जो क्या कर रहा होता है, जो दैट टाइम जो है ना वो सिर्फ उतने ही काम की जो है ना वो स्टोरेज रख रहा होता है। इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम जो है ना वो उस टास्क की जो नॉलेज है ना वो आपके पास बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है वो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग करें, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पेज लिखें जो आपकी जो है बेहतरीन राइटिंग हो, तो आपको उस टाइम पे जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो आपके माइंड सेट के अंदर जो भी नेक्स्ट स्टोरेज जो बनता जा रहा होगा ना, वो आप अपनी राइटिंग को बेहतरीन करते जा रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो उस टाइम पे जो सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी जो स्टोर हो रही है वो यही हो रही है कि इस राइटिंग को बेहतर करना है। तो लेकिन जैसे आप उस काम को छोड़ते हैं तो वो नए काम की तरफ चला जाता है, तो आपका माइंड भी नए काम की तरफ चला जाता है, तो आपको उस टाइम पे वो याद नहीं रहता, तो आपको हमेशा जब कभी दोबारा उस काम पे आते हैं तो दोबारा से आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा होता है अपनी मेमोरी को। तो सेम एज लाइक एज रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू के अंदर छोटे छोटे मेमोरी होती है, वो छोटी मेमोरी, छोटी बट फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास अपना डेटा स्टोर, जो कंप्यूटर जो प्रोसेसर है या कंट्रोल यूनिट, वो क्या कर रहा होता है, प्रोसेसर तो नहीं, खैर कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या कर रहा होता है, उसके अंदर डाटा स्टोर करवा रहा होता है, वहां से इंस्ट्रक्शंस ले लेके जो भी है टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है। तो वो छोटी सी एक मेमोरी है। फिर आता है हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म बाय द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसमें हमारे पास ये सारे ऑपरेशन है जो मैंने भी बताए थे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रेज्ड बाय अ पावर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो यूज करता है, इक्वल, इक्वल नॉट, ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।